पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था आइडिया टू आईपीओ में। कमाल कर दिया आप लोगों ने, इतने सारे लोग आए जो अपने बिजनेस को आईपीओ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये इवेंट बहुत शानदार हमारा गया, उसके लिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के बधाई करना चाहता हूँ। लीडरशिप फोरम भी बहुत अच्छा रहा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ, आपका अपना बड़ा बिजनेस। 11वां एपिसोड है आज टाइकून्स ऑफ इंडिया। हर संडे आप इंतजार करते हैं किसका? ब्रिलियंस, जो कि देंगे कई बिलियंस। चैनल में हमने प्लेलिस्ट का सेक्शन दिया है। प्लेलिस्ट को जरा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यूट्यूब पे आप मेरे नाम पे जाते हो, चौथा पांचवा वहां पे नंबर होता है, इसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। वहां जाओगे, पहला एपिसोड आनंद महिंद्रा, फिर अजीम प्रेम जी, लक्ष्मी मित्तल, इंदिरा नूई, पेप्सिको वाली, फिर इंडिगो, धीरूभाई अंबानी, फिर शिव नाडर जो तीसरे सबसे अमीर आदमी, उदय कोटक सबसे अमीर बैंकर, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बृजमोहन मुंजाल, और पिछला जमशेद जी टाटा। तो आप लोगों ने इतना पसंद किया पिछला, लेकिन अब जो आप डिमांड कर रहे हैं ना, गौतम भाई अडानी जी ने मेरे को परेशान किया हुआ है। उनके धंधे इतने सारे हैं, पोर्ट का भी धंधा है, कोल का भी धंधा है, पावर का भी धंधा है, गैस का भी धंधा है, सीमेंट का भी धंधा है, एफएमसीजी का धंधा है, इसके अलावा 24 और धंधे हैं। इतने सारे धंधे उन्होंने कैसे खड़ा किए, खुद तो बनाए नहीं, इधर से खरीदे उधर से खरीदे। एक एक स्ट्रैटेजी बहुत डेप्थ में दूंगा, वो मेरा अब तक का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है। एक्चुअली ये बंदा ही अलग है। इनको तो ये था चाय पे बैठे, चलो 1 लाख करोड़ का नया धंधा कैसे बनाए, 2 लाख करोड़ का नया धंधा कैसे बनाए, एक के बाद एक कैसे इन्होंने बनाया। लेकिन आज का वीडियो मैं थोड़ा अलग रखूंगा। ये वाले सारे एपिसोड जो मैंने पीछे किए हैं, ये सब मैंने स्ट्रैटेजीज पे बात की है। आज मैं लीडरशिप पे डेडिकेट किया है। स्ट्रैटेजी इन डेप्थ की बात तो हमेशा करते हैं, आज लीडरशिप इन डेप्थ की बात करेंगे। वो भी सीखना आपके लिए बहुत, इस पूरे देश को लीडरशिप सीखना है। आज 9 लीडरशिप के प्रिंसिपल देने वाला हूँ। ये वीडियो लीडरशिप की एनसाइक्लोपीडिया है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ साथ बिजनेस लीडरशिप कैसे आप पकड़ेंगे। आईटी सेक्टर की जो बातें करी थी स्ट्रैटेजीज, मैंने अजीम प्रेम जी में, शिव नाडर में कवर कर लिए, लेकिन आज केवल लीडरशिप की बात आईटी के एक जायंट के साथ बात कर रहे हैं। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने भारत के अंदर क्रांति ला दी इनटू ग्लोबल सॉफ्टवेयर हब, फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स ऑफ हिज टाइम। रिसेंटली न्यूज फॉर 70 आवर्स, जिसमें उन्होंने बोला कि हफ्ते के अंदर 70 घंटा काम करना चाहिए। खुद रिटायरमेंट तक 90 घंटा काम करते रहे। बात किसकी कर रहे हैं? एनआरएन, श्री एनआर नारायण मूर्ति की। पद्म विभूषण 2008 में इनको मिला। 11 लोग थे परिवार में, 8 बच्चे, लोअर मिडिल क्लास परिवार में। और इन्फोसिस इन्होंने 1981 में फाउंड किया था। इंडिया की पहली रजिस्टर्ड कंपनी जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंची। इंडिया की पहली कंपनी जिसने अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी कि शेयर होल्डिंग देना शुरू किया। तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर है भारत में। 3.5 लाख एम्प्लॉयज 55 देशों के अंदर काम कर रहे हैं। एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम अ स्वीपर टू सीईओ, वो कहते हैं कि हर आदमी ने वैल्यू ऐड किया है नारायण मूर्ति की इस कंपनी इन्फोसिस के अंदर। मैं आज आपको 9 कहानियां बताऊंगा, ऐसी अद्भुत कहानियां जो हर बच्चे हर बड़े को पता होनी चाहिए। पहली, सिंप्लिसिटी लाइक अ सेंट, राज ऋषि, ऐसा राजा जो ऋषि के समान हो। कुछ लोगों की आदत होती है जेब भले ही खाली हो लेकिन कपड़े ब्रांडेड पहनेंगे, खाने को एप्पल ना हो पर दिखाने को एप्पल चाहिए। उन्हें लगता है टेक ऑफ करना है तो शो ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन साधारण होना सस्ता नहीं है। मूर्ति इसके सटीक एग्जाम्पल है। नारायण मूर्ति जो आज भी स्कॉडा लौरा चलाते हैं, एक बेडरूम उन्होंने अपने घर में पूरी केवल लाइब्रेरी बना दी है। मैंशन अफोर्ड कर सकते हैं पर 3 बेडरूम के मकान में रहते हैं। इन्फोसिस में आज भी कैंटीन और कैफेटेरिया का खाना खाते हैं। और जब बच्चों की शादी हुई तो बच्चों की शादी में जितना पैसा आया वो सारा अक्षय पात्र इस्कॉन को गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए दान कर दिया। आज भी खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने टॉयलेट को खुद साफ करते हैं। जब एक दिन कॉन्फ्रेंस रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, खुद ही जाकर के शॉर्ट सर्किट फटाफट ठीक कर दिया। बोला इससे पहले कि कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा खुद ही ठीक कर दूंगा। लास्ट पिक्चर इन्होंने 1983 में देखी थी, कुली। कुली मूवी, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन को बेचारे बहुत चोट लग गई, उस चक्कर में जाके मूवी देख करके आए। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी 1994 में अपने बच्चों के लिए, बच्चों ने इनके लिए एक सरप्राइज मूवी रखी थी, हम आपके हैं कौन। बड़ी फेमस पिक्चर थी। मूर्ति ने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी के साथ उनकी एक सहेली को भेज दिया, खुद नहीं गए। जॉब से रिजाइन करके इन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी चालू करी थी जो कि फेल हो गई थी। बाद में पटनी कंप्यूटर्स, इन्फोसिस इन्होंने एक के बाद एक ज्वाइन किया। इनके बारे में मोहनदास पाई जो उनके को फाउंडर है वो कहते हैं कि इफ यू परफॉर्म यू एग्जिस्ट, इफ यू डोंट परफॉर्म यू डोंट एग्जिस्ट फॉर हिम। अगर परफॉर्मर है तो मूर्ति आपको रोज आपसे मिलेंगे, रोज बात करेंगे। अगर परफॉर्मर नहीं है तो मूर्ति को पता ही नहीं आप एग्जिस्ट भी करते हैं। ऐसे लीडर की कहानी सुना रहा हूं जिसमें पैशन भी था और कंपैशन भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और ह्यूमिलिटी भी थी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हर कहानी एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक ऐसी लर्निंग, सुनते जाओ सीखते जाओ, पावरफुल लर्निंग। दूसरी चीज, चूज नॉलेज ओवर मनी। ये मूर्ति से मैंने बहुत सीखा। श्री नारायण मूर्ति। लोग अक्सर पैशन के बदले पैसा चुनते हैं, सपनों को छोड़ के सैलरी चुनते हैं। मूर्ति ने पैसे के ऊपर लर्निंग को चुना।
क्योंकि वो जानते थे कि एक्सेलेंस होगी तो अर्निंग झक मार के पीछे आएगी। 1969 में आईआईटी कानपुर से एमटेक बड़ी मुश्किल से करी। तनख्वाह देने का पैसा नहीं था ना, मिडिल क्लास परिवार से पिता ने मना कर दिया, खुद जुगाड़ करके गए। यंग ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया, बाद में आईटी समझ में आया तो आईटी में मूव कर गए। 2-3 महीने बाद खत्म हुई इनकी एमटेक तो उनको 3 नौकरियां मिली वहां पे। टेलको में मिली 1600 रुपये महीना, टिस्को में मिली 1700 रुपये महीना, एयर इंडिया में मिली 2000 रुपये महीना। लेकिन उन्होंने तीनों छोड़ दी। इन्होंने IIM अहमदाबाद में रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया, 650 रुपये महीना। हाँ, क्यों जानते हैं? उस समय कंप्यूटराइजेशन का जमाना था और ये आईटी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। बोला 2000 रुपये महीना छोड़ के 650 रुपये महीने की नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस समय कंप्यूटराइजेशन सीखना चाहता हूं। और ये बोले मैं पूरे के पूरे बैच में केवल मैं ही ऐसा था जो आधी से कम तनख्वाह पे जाकर के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहता था। और उन्होंने बाद में सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी चालू करी जो 1.5 साल में फेल हो गई। सॉफ्ट्रॉनिक उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना। अब इसके बाद क्या हुआ? ये कंफ्यूज्ड कम्युनिस्ट थे पहले। कम्युनिस्ट मतलब क्या? हम सब बराबर है, हम सब बराबर है, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ये बाद में कंपैशनेट कैपिटलिस्ट बने। ये कब हुआ? जब ये कभी कभी तरक्की का रास्ता जो टॉर्चर से होकर गुजरता है। इनको यूरोप में बहुत टॉर्चर सहना पड़ा था। एक बार लोग धक्का खा करके ही धमाकेदार बनते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1974 में मूर्ति एक बार जो है लेफ्टिस्ट वैल्यूज के साथ में उन दिनों ये वेस्ट गए थे, यूरोप में गए थे। बल्गेरिया में इनका पर्स चोरी हो गया, बैग चोरी हो गया। अब बैग चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, मूर्ति परेशान, क्या करे? रेलवे स्टेशन पे सोए रात भर। बड़ी मुश्किल से किसी से टिकट लेकर के इन्होंने एक फ्रेंच कपल के साथ ट्रेन के अंदर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। फ्रेंच कपल में वो जो लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके बॉयफ्रेंड को लगा ये मेरी बीवी को या मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने 3 दिन तक मूर्ति को 8 बाय 8 के कमरे के अंदर उस समय 7 डिग्री टेम्परेचर में लगभग बिना कपड़ों के रखा। ना खाना दिया, ना पीने को दिया। बहुत बुरा हालत कर दिया। और बोला टॉयलेट भी करना है तो इसी कमरे में करना है। मूर्ति कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय, मैंने नर्क देखा था उस समय। और 3 दिन के बाद बल्गेरिया की सरकार ने उन्हें बोला कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम हमारी फ्रेंडली कंट्री इंडिया से आते हो। इंडिया उस समय कम्युनिज्म इंडिया में बहुत चल रहा था। तो मूर्ति ने सोचा कि अगर फ्रेंड के साथ एक कम्युनिस्ट कंट्री ऐसा बिहेव कर रही है तो सोचो एनिमी के साथ कैसा करेगी। उस दिन उन्होंने कम्युनिज्म छोड़ करके कैपिटलिज्म, बोलो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करूंगा मैं। और तब से वो एंटरप्रेन्योर बनने निकले। लेकिन बोला ऐसा एंटरप्रेन्योर बनूंगा जिसमें मैं सबका ध्यान रखूंगा, फेयरनेस रखूंगा। और ये फेयरनेस इन्होंने अपने परिवार में भी रखा। चौथी कहानी फटाफट सुनते जाइए। बैलेंसिंग वर्क लाइफ। पैसा और परिवार साइकिल के 2 पहियों की तरह है, सिर्फ एक को प्रायोरिटी दो को दूसरा पंचर हो जाता है। मूर्ति इस बैलेंस को अच्छे से, इसकी वैल्यू को समझते थे। बैलेंस के बिना सब बिगड़ जाता है, मूर्ति ये बात समझते थे। तो एक दिन ऐसा था कि इनको अपनी कंपनी इन्फोसिस के लिए लोन की जरूरत थी और बैंकर लोन देने के लिए टाइम नहीं दे रहा था। बैंकर बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। मूर्ति बहुत दिन से उस बैंकर के पीछे पड़ा हुआ था और जिस दिन टाइम दिया उस दिन इनकी धर्मपत्नी और बेटी दोनों बीमार पड़ गए। दोनों को बहुत तेज बुखार हो गया। अब मूर्ति परेशान, बैंकर से मिलूं तो मैं पीछे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, और बीवी बच्चों को देखूं तो बैंकर से जो लोन मिलना था, जिससे इन्फोसिस को खड़ा करना था, वो खड़ा नहीं कर पाऊंगा। मूर्ति ने क्या किया? अपनी धर्म पत्नी सुधा मूर्ति को दवाई खिलाई। उनको बोला तुम सो जाओ। बेटी को दवाई खिला के गोद में साथ में लेकर के बैंकर के पास चले गए। 2 घंटा बैंकर के सामने बेटी को लेकर के हिलाते रहे और दवाई खिलाते रहे और बातचीत करते रहे। बैंकर इतना इंप्रेस हुआ, न केवल बैंकर ने उनको लोन दिलाया बल्कि और भी इन्वेस्टर से मिलाया। 5वीं कहानी बहुत अद्भुत है जो मेरे दिल को छू गई। सोल्ड बैंगल्स फॉर सैलरी। अभी इनकी इन्फोसिस चल रही थी। 15 नवंबर था 1982। इसको ध्यान से सुनना। दिवाली आने वाली थी 2 दिन के बाद और ये 12 नवंबर को सबको तनख्वाह दिया करते थे। हर बार, मतलब 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 तारीख को तनख्वाह दिया करते थे। वेंडर की पेमेंट 12 तारीख की रात को आई। अब 13 तारीख को धनतेरस। अब उस समय बैंक में ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ करता था। 1982 की बात बता रहा हूं। उस साल मेरा जन्म हुआ था 1982 में। उस टाइम पे ट्रांसफर इतने तेज होते नहीं थे। 13 तारीख धनतेरस के दिन पूरी दुनिया जब सोना खरीदती है, ये अपने पत्नी के सोने को, गहने को जाकर के गिरवी रखा और 13 तारीख को जाकर के पैसा लेकर के आए और हर एक को चिट्ठी लिखी कि 12 की जगह 13 को आपको तनख्वाह दे रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। अपने गहने गिरवी रख करके इन्होंने सबको तनख्वाहें दी 13 तारीख को। 13 तारीख की सुबह सुबह दिवाली से पहले सबको तनख्वाह मिल गई और साथ में उन्होंने चिट्ठी लिखी। उस समय इनके पास केवल 21 एम्प्लॉयज़ थे। इन्फोसिस शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं। 21 एम्प्लॉयज़ थे और वो 21 एम्प्लॉयज़ इनको आज तक कभी छोड़ के नहीं गए। वो 21 एम्प्लॉयज़ आज तक इनके साथ में है। या तो वो रिटायर हो गए या उनका देहांत हो गया, पर वो इन्फोसिस कभी छोड़ के नहीं गए। जब उनको पता चला कि मूर्ति, बहुत कम लोग होते हैं जो खुद का त्याग करते हैं ताकि दूसरों की तरक्की ना रुके।
बिकॉज योर बिहेवियर रिवील्स योर कैरेक्टर। आपका बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि लोग आपको ट्रीट करेंगे या टॉलरेट करेंगे। ये जो मैं आपको कहानी सुनाता हूं ना, अ कंपनी इज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इट स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद इट एम्प्लॉइज। स्टारबक्स के सीईओ बोलते हैं जब कंधे से कंधा मिला करके अपने एम्प्लॉइज के साथ में एक एंटरप्रेन्योर चलता है तब कंपनी मजबूत होती है। सही लीडर की पहचान क्या है? उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक होता है क्लैरिटी, दूसरी होती है एनर्जी और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन। आपको पता होना चाहिए क्या करना है, बहुत एनर्जी होनी चाहिए वो करने के लिए, और पूरी टीम के साथ करवाने की क्षमता होनी चाहिए। नारायण मूर्ति में तीनों चीजें थी। चैलेंज को एस्केप नहीं, फेस किया, क्राइसिस में हमेशा कमबैक किया, ये थे नारायण मूर्ति। जब मैं लीडरशिप फनल करता हूं ना, मैं इन सारे एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स को सिखाता हूं। लीडरशिप फनल मेरा आज तक का सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर, सबसे सॉलिड प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम है जिसकी लोग कसमें खाते हैं। लीडरशिप फनल जबरदस्त सेशन, मतलब 10 से 11 घंटे का सेशन है। 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को एग्जर्शन हो रहा है। ये जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है सभी को लेना चाहिए। इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो लोग अभी तक इस प्रोग्राम को नहीं अटेंड कर पाए हैं, जो लोग सोच रहे हैं, वो देरी ना करें। अगर आप अपने दिमाग से ढक्कन हटाना चाहते हैं, अपने धंधे को बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे चले आइए लीडरशिप फनल पे। यहाँ आगे पता चला कि हम अपने बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं अपने बिजनेस को 10 से 10 गुना बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे मैंने सोचा था उससे भी और अच्छा लगा मुझे। मैं और मेरी पूरी टीम आज ही मैं कमिटमेंट कर लिया हूँ। मेरे जो कोर कमेटी जो है, जो 5 लोग हैं, वो सबको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग का प्लानिंग कर लिया है। अभी आते हैं नारायण मूर्ति पर। छठी कहानी, एथिक्स कम्स फर्स्ट। मैं नारायण मूर्ति से क्यों इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूं? फेमस होने का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता है, बट इंटेग्रिटी इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग व्हेन इवन नो वन इज वाचिंग यू। कोई नहीं देख रहा है। मूर्ति भी ऐसे ही थे। उनके लिए भी पावर से ज्यादा उनकी पॉलिसी मैटर करती थी। एक समय की बात थी कि उनको कोलकाता ऑफिस के काम से ट्रैवल करना था। अपनी पत्नी के साथ गए और पत्नी के साथ में गए, उनको एक बड़ा रूम दिया गया होटल में। तो मूर्ति सोचे, पत्नी कोलकाता घूमने आई है, इन्फोसिस के पैसे पे पत्नी मेरे कमरे में रहे। इन्फोसिस पैसा दे रही है और पत्नी मेरे साथ मेरे कमरे में रहे। उस कमरे का किराया जिसका इन्फोसिस दे रहा है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला एक और कमरा लो, उसके पैसे मैं दूंगा, मेरी तनख्वाह से कटेंगे, इन्फोसिस से नहीं कटेंगे। होटल का मालिक बड़ा घबरा गया, आए क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है दूसरा रूम देते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं। मूर्ति गुस्सा खा गए, बोला कोई चक्कर नहीं, पैसे दूंगा मैं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आने वाले समय में जितने भी फेक बिल्स हुआ करते थे ना कंपनी में, वो 80% इनके को फाउंडर्स ने बताया वो घट गए। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति का एग्जाम्पल देखते थे। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव तरुजना। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। इसलिए आज इन्फोसिस जायंट है दुनिया में। आप जानते हैं रतन टाटा की मैंने केस स्टडी बनाई थी, उस समय 18 मिलियन व्यूज थे। बच्चों ने पेरेंट्स को दिखाया, पेरेंट्स ने बच्चों को दिखाया, सबको शेयर कराया। सिमिलरली नारायण मूर्ति की इंस्पिरेशनल स्टोरी, मैं चाहता हूं कि हम ये लेसन सबको देखें और दिखाएं ताकि लोगों के अंदर वो संस्कार जागृत हो। एक अनबायस्ड एम्प्लॉयर थे। मेरी 7वीं क्विक कहानी, अनबायस्ड एम्प्लॉयर। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये ऐसे एम्प्लॉयर थे जिन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। अपने बच्चे को बोला अपने दम पे खड़ा हुआ तू। मूर्ति की पेरेंटिंग फिलॉसफी बहुत अलग थी। उनको लिए उनके अपनों से बड़े उनके अपने उसूल थे। हार्वर्ड से उनका बेटा रोहन पढ़ करके वहां से एमबीए करके आया और मूर्ति ने बोला तू मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन, पहले अपने आप को प्रूव करके दिखा, उसके बाद तुझे कोई नौकरी दूंगा इन्फोसिस में। और तब बोले जब तक मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिटायर नहीं होता तब तक तू खाली बैठा रहेगा। खाली बैठा के रखा 3 साल। जब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिटायर किया तब मूर्ति का बेटा रोहन उनको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ज्वाइन किया और उसके बाद में आगे चल के आगे बढ़ा। यू बिकम स्टार नॉट बिकॉज ऑफ योर पोजिशनल पावर कि मेरी पोजिशन है, मेरे बाप नारायण मूर्ति है। नो, नॉट पोजिशन। यू बिकम पावरफुल व्हेन यू हैव योर पर्सनल पावर। जब इधर पावर होती है ना तब आदमी आगे जाता है। अमिताभ बच्चन के पास क्या है? पर्सनल पावर। अभिषेक बच्चन पोजिशनल पावर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सचिन तेंदुलकर पर्सनल पावर। अर्जुन तेंदुलकर पोजिशनल पावर। सुनील गावस्कर क्या पर्सनल पावर। रोहन गावस्कर क्या पोजिशनल पावर। ये सही, मेरी बात सुनो, इंदिरा गांधी के पास थी पर्सनल पावर, लेकिन आज बाकी कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास पर्सनल पावर है कि नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपने अंदर दम बिल्ड करना चाहिए। इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। ये मूर्ति ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर ह्यूमन टच बहुत पावरफुल था, इंसानियत बहुत ज्यादा थी। एक दफा वो बिजनेस क्लास एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे और एयर इंडिया में ट्रैवल करते वक्त उनके जस्ट पीछे इकोनॉमी में एक प्रेग्नेंट वुमेन बैठी हुई थी। अब क्या है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके ना यूट्रस पे प्रेशर होता है, जिसके कारण उसको बार बार वॉशरूम जाना होता है। अब वो बिजनेस क्लास में, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है टॉयलेट, वहां जाने की कोशिश करे तो एयर होस्टेस रोक दे, बोले पूरा पीछे तक जाओ इकोनॉमी की टॉयलेट में, लास्ट तक जाओ और वहां जा करके वहां वॉशरूम करके आओ।
क्योंकि बिजनेस क्लास में तो हम आपको एंटर करने नहीं देंगे। जब मूर्ति ने देखा कि उस औरत को इतनी तकलीफ हो रही है, तो वहाँ किसी और ने कुछ नहीं ऑफर किया, मूर्ति खड़े होकर के अपनी सीट ऑफर की और खुद इकॉनमी में चले गए और मैडम को जाकर के बिजनेस क्लास में बैठा दिया। अब मैडम बिजनेस क्लास में भोजन भी कर रही हैं और वॉशरूम भी जा रही हैं। जब मूर्ति को एयर होस्टेस ने देखा, इतनी इंप्रेस हुई, तो उसने बिजनेस क्लास का भोजन लाके मूर्ति को दिया। मूर्ति ने मना कर दिया। नारायण मूर्ति बोले नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अगर मैं इकॉनमी में बैठ के बिजनेस क्लास का खाना खाऊंगा तो आजू बाजू के लोग बुरा मान सकते हैं। तो उन्होंने इकॉनमी का भोजन किया। अब ये सारी बात जाकर के एयर होस्टेस ने पायलट को बताई। पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी, पूरे के पूरी फ्लाइट ने खड़े होकर तालियां बजाई। पायलट ने आकर के पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बोला बस एक काम कर देना इसके बदले। बोला क्या? मुझे सबसे पहले निकलने देना। बोला आप टाइम के बहुत पंक्चुअल है, टाइम बचाना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, टाइम की बात नहीं है, पहले इसलिए निकलने देना क्योंकि मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी अगर किसी ने रोक करके मुझे इसके लिए धन्यवाद किया तो। मेरे लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। ऐसे थे मूर्ति, ऐसे थे मूर्ति जिनके अंदर इतना ह्यूमन टच था। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, आदमी अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपने बिहेवियर से बड़ा बनता है। बड़े होने में और बड़प्पन में कंपैशन का फर्क है। तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अपनी बातों और अपने काम से दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते हैं, पूरी तरीके से उतर जाते हैं। मूर्ति जैसे लीडर्स ने जनरेशंस को और आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर किया है। आज मूर्ति की ही टीम से निकले हुए कई लीडर हैं जिन्होंने भारत को बदला है। ऐसे लीडर्स जो, और वही सारी लीडरशिप के वो सारे फ्रेमवर्क्स में लाइफ लेसन्स जो कि एमबीए से कम नहीं है, मैं एग्जीक्यूशनेबल फ्रेमवर्क्स को सिखाने की हमेशा कोशिश करता रहा हूं। यही मेरा मुद्दा रहा है और यही मेरा मुद्दा रहेगा। अगला लीडरशिप फनल वैसे इस समय हो रहा है 8, 9, 10 नवंबर को होता है, बीच बीच में। इस बार 8, 9, 10 नवंबर को हो रहा है। तो आपको तो क्या करना, कॉल नाउ, कॉल नाउ, कॉल नाउ, कॉल नाउ, कॉल नाउ, कॉल नाउ। वीडियो भी देख लो, उसके बाद कॉल कर लो, वीडियो रोक के पॉज करके चाहे अभी कॉल कर लो, पता लगा लो। लेकिन अभी आता हूं मैं मूर्ति के आपको अगली बात, मॉडेस्ट मास्टर। एक बार क्या हुआ, मॉडेस्ट मास्टर क्यों बोलूंगा मैं इनको, एक बार ये जब फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रू कॉलर आप सब यूज करते हैं अपने मोबाइल में। ट्रू कॉलर का सीईओ उनके साथ में बैठा हुआ था। वो मूर्ति को देख के पहचान नहीं पाया, 2015 की बात थी। अब मूर्ति इतने सिंपल से व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल एकदम सिंपल सी पैंट कमीज पहनते हैं। उनकी पत्नी ने भी 17 साल से कोई साड़ी नहीं खरीदी है। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मूर्ति बोले मैं समाज सेवक हूं, फिलैंथ्रोपिस्ट हूं। तो उन्होंने मूर्ति को देखा, अच्छा फिलैंथ्रोपिस्ट, समाज सेवक, बहुत समाज सेवक घूम रहे आजकल देश दुनिया में, ट्रू कॉलर का सीईओ। उन्होंने देखा मूर्ति के हाथ में वो जो लैपटॉप बैग नहीं होता, पिट्ठू बैग, उस पर इन्फोसिस लिखा हुआ। तो ये इसका नाम था सीईओ का, आलम मामेडी। आलम मामेडी बोले अरे आपके पास इन्फोसिस का बैग है? बोले हाँ जी। बोले आलम मामेडी बोले अरे मैं तो जिंदगी भर सपना था मेरा इन्फोसिस में नौकरी करने का, आज मैं ट्रू कॉलर का सीईओ हूं, पर मैं इन्फोसिस में नौकरी करना चाहता था। बोले क्यों नौकरी करना चाहते थे इन्फोसिस में? बोले एक दिन मेरे घर में कंप्यूटर खराब हुआ था, मैंने इन्फोसिस के एक आदमी को बुलाया और उसने इतना प्रेम से, इतना बढ़िया से मेरे यहाँ आकर के पूरा कंप्यूटर, पूरी मशीन, सब कुछ फिक्स कर दिया। बोला इतना इंप्रेस हुआ, मैं सोचा जिस कंपनी का इतना छोटा एम्प्लॉय इतना पावरफुल है और इतना सिंसियर है, वो कंपनी कैसी होगी। तो मेरी इच्छा थी वहां काम करने की। तो आपके पास ये इन्फोसिस का पिट्ठू बैग है, आप पिट्ठू बैग लेके इन्फोसिस का घूम रहे हो, पिट्ठू बैग समझते हैं ना, पीछे बैकपैक है। तो आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया मैं इन्फोसिस का फाउंडर हूं। इतना घबरा गया आलम मामेडी। बोला और क्या बोले उन्होंने, अखबारों में आर्टिकल आ गए, नेवर मेट समवन लाइक हिम, ऐसा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैंने ना एक कैंपेन रन किया था भाई लोगों, जहां मैंने आप सबसे अपील की थी एक बार रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आज वही इमोशन को मैं दोबारा फील कर रहा हूं श्री नारायण मूर्ति के बारे में। छोटा वीडियो, क्विक लर्निंग्स, पावरफुल लर्निंग्स, लेकिन मैं चाहता हूं नारायण मूर्ति हम सबके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ऐसी इंस्पिरेशन और पैदा हो। इसीलिए अगर भारत रत्न मिले ना तो केवल पॉलिटिकल सोशल लीडर्स को ना मिले, एंटरप्रेन्योर्स को भी मिले। मैं एक कैंपेन रन करना चाहता हूं आपके साथ, हैशटैग भारत रत्न फॉर नारायण मूर्ति। अगर आप मेरा साथ देना चाहें तो ट्विटर पे आ जाइए, हैशटैग भारत रत्न फॉर नारायण मूर्ति, हैशटैग भारत रत्न फॉर नारायण मूर्ति। आ जाओ, साथ में आकर के पूरे देश के अंदर क्या केवल इलेक्शन का एजेंडा नहीं होना चाहिए, एजेंडा ऐसे लोगों का होना चाहिए जिन्होंने एक्चुअली भारत को खड़ा किया है। और ऐसी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ आता रहूंगा, आपको लगातार कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा। आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी और किसका वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं। इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए, खास तौर से हर बच्चे को दिखाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।